नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट स्पेशल। जाहिर सी बात है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट संसद में पेश कर दिया है और इसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट बताया जा रहा है। साथ ही गरीब किसान के कल्याण के लिए इस बजट को केंद्रित कहा जा रहा है। इसके कई मुद्दे हैं, कई पहलू हैं, उन पे हम बात करेंगे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत आपसे इस मुद्दे से करूंगा क्योंकि ये मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। देश का बजट है, भारत का बजट है, विकसित भारत का लक्ष्य है। 8-9 प्राथमिकताएं इस बजट में देखने को मिलती हैं। इसके पीछे मूल इसकी सोच क्या है, दर्शन क्या है इस बजट के पीछे? देखिए, दर्शन ये है कि भारत अगले 30-35 वर्ष लगातार ग्रोथ करे और वो भी 8-9% की ग्रोथ करे। पर जब ये ग्रोथ होती है और हम एक विकसित भारत की तरफ चलते हैं तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना ज़रूरी है जी। और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ता है जबकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, जब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और नए क्षेत्रों में बढ़ावत करते हैं। तो ये जो बजट है एक बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक बजट है। ये एक रोड मैप देता है अगले 30-35 वर्षों की ग्रोथ का। और ये बजट एक मैक्रो इकोनॉमी को कहता है कि आप ग्रोथ करिएगा पर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इसमें 5.1% से 4.9% रखा गया है और उसके साथ साथ कहा गया है कि अगले साल इसको 4.5% पर लाएंगे और एक आगे चल के ग्लाइड पाथ होगा इसका और कम करने का। पर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया गया, पर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने 3.4% अपनी जीडीपी का कैपेक्स रखा है। तो मतलब भारत सरकार घर बनाएगी, सड़क बनाएगी, एनर्जी ट्रांजिशन में पैसा खर्चा करेगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करेगी, इंडस्ट्रियल पार्क्स करेगी, कई चीज़ें करेगी, पर मैक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। क्योंकि इन्फ्लेशन जब होता है तो आम साधारण व्यक्ति को वो बहुत ज़ोरों से उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बड़ा सेंसिबल, प्रैग्मेटिक और प्रोग्रेसिव बजट है। सर, अगर मैं बात करूं वैश्विक चुनौतियों की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हैं जिसके चलते पूरा विश्व पहले महामारी और उसके बाद जिस प्रकार के टकराव देशों के बीच देखने को मिले हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध भी उसमें जिक्र कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बीच ये जो बजट है वो किस तरह आपको सहायक लग रहा है, तब जब अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी 3 जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें भारत आए, हमने 5वां स्थान हासिल किया है, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आप कैसे देखिए, वैश्विक चुनौतियां क्या हैं? एक तो पहली बार विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके बाद एक बिग पावर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो 3 साल से चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स टूटी हुई हैं इस समय। आप देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज इस समय प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है, फ्री ट्रेड से अलग हट गए। और तीसरा है कि एनर्जी ट्रांजिशन होगा और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब बहुत आवश्यक है। इसके मध्य में हम लोग का बजट आया है और हम लोग का बजट ये दिखाता है कि हम एक अकेले देश हैं जो कि इस समय 8.2% पर ग्रो कर रहे हैं। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम अगले 3 वर्षों के अंदर विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके हो जाएंगे, विश्व की 3री इकोनॉमी। पर हमारे देश का जो चैलेंज है, हम 3री इकोनॉमी भी हो जाए तो उस समय भारत का चैलेंज है कि हम अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे कहा कि हम एक विकसित भारत बने 2047 तक, और अगर 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है तो उसका जो सबसे प्रधान लक्ष्य है कि हमारी करीब 46% जनसंख्या इस समय कृषि क्षेत्र में है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी किसी कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या हो
1991 में चाइना की 63% थी, हमारी 61% थी। उनकी गिर के 21% आ गई है। 61% से 21%, हमारी 63% से इस समय 46% है। तो हमें वो जनसंख्या के लिए अच्छी नौकरियां बनानी ज़रूरी है जी। वो नौकरियां कहाँ से आएंगी? वो आएंगी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से, या वो आएंगी सर्विसेज क्षेत्र से, या वो आएंगी अर्बनाइजेशन से। इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है एम्प्लॉयमेंट का, जो कहता है कि इसमें 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला कि जो भी आदमी पहली बार नौकरी जिसको मिलेगी वो 15,000 से लेकर 1 लाख तक भी कमाए, उसमें 15,000 रुपये गवर्नमेंट उस व्यक्ति को देगी जी। और दूसरा 15,000 रुपये उस व्यक्ति को देगी और 1 साल तक के लिए ये देगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जब जो मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स होंगी उसमें EPFO का जो कमिटमेंट आता है उसको एम्प्लॉयर भी का भी कम होगा और एम्प्लॉय का भी कम होगा, और वो भारत सरकार उसमें भी कटौती करेगी। और तीसरा है कि जो भी एम्प्लॉयर नए व्यक्ति को नौकरी देगा उसको 2 वर्षों तक 3,000 रुपये लगातार भारत सरकार देती रहेगी। पर इसके अलावा स्किलिंग में एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई है और 100 ITIs को रीमॉडल किया गया है, और फीमेल वर्कफोर्स को, जो कि मेरे विचार से बहुत आवश्यक है, क्योंकि फीमेल वर्कफोर्स अगर बढ़ती है और वो 50% तक जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट पर, उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आप फोकस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि इस समय टूरिज़्म पे बहुत फोकस किया गया है इस बजट में, और मुझे जो लगता है कि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, टूरिज़्म प्रमोशन पर फोकस है, टूरिज़्म पर काफ़ी फोकस है। और टूरिज़्म में क्या होता है कि एक नौकरी जब आप बनाते हैं तो करीब 8 या 9 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो इस बजट ने राइटली सो टूरिज़्म पर बड़ा फोकस किया है। और तीसरी चीज़ जो इस बजट में मैंने देखी जो सबसे आवश्यक थी वो है जो कहा गया है कि ईस्टर्न भारत पर फोकस, पूर्वोत्तर स्कीम पर, जो कि बिहार हो या उड़ीसा हो या ईस्टर्न क्षेत्र और आंध्र प्रदेश, जहाँ की ज़मीन काफ़ी अभी है, और जहाँ तो अगर ये हमारे देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं, इन पर अगर फोकस आता है तो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तो इन पे ऑटोमेटिकली नई जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स कम है, इससे हमारे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। और दूसरा आंध्र प्रदेश साइड में, क्योंकि ज़मीन काफ़ी बाकी है, एक जब नया कैपिटल सिटी बनती है या एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे विचार से ये टूरिज़्म हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, इससे एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा महत्व